फिर कोई एक्सटर्नल माइक हो तो शायद थोड़ा फ़र्क पड़े उससे। फ़िलहाल हमारे पास ऐसा कोई सेटअप नहीं है। सो एक्सटर्नल माइक यूज़ किया जा सकता है, इसके अलावा कोई यूजली थोड़ा हम उसके ज़्यादा करीब होते हैं, लेकिन आपको पता है कि बंदा थोड़ा मूव भी कर जाता है, तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ like the voice can improve with probably an external mic. ऊपर बैठ सकते हैं। Okay, कोई सवाल है तो please go ahead. No questions? Okay. So before like moving on with things, I would like to start with the tour of these notebooks which come with the course, come alongside course. ये notebooks आपको तकरीबन सारी चीज़ें बता रही हैं जो ज़रूरी हैं इसके अंदर। पहली notebook तो सिर्फ आपको notebook के बारे में ही बता रही है, that what the notebook is like. So the first thing here we do is model representation. So we have all been through this terminology already. धीरे-धीरे से साफ करेंगे तो शायद साफ हो जाए। Seems like मुझे लगता है कि परमानेंट मार्कर यूज किया हुआ है। Okay, so we have seen this terminology already. जब हम रिग्रेशन के टास्क को लेते हैं तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं? X किस चीज़ को डोनेट करता है, डिनोट करता है, Y किस चीज़ को करता है, y hat किस चीज़ को करता है, w किस चीज़ को करता है, and so on so forth. So I'm number of training examples को represent कर रहा है, and like so on so forth. ये सारी जो terminology है इससे हम already aware हैं. So the first thing that we do here is we use like NumPy and Matplotlib to represent the things that we need to represent. So हमने पहले क्या किया कि एक ट्रेनिंग डेटा लिया है। ट्रेनिंग डेटा में हमने सिर्फ दो वैल्यूज ली हैं, 1.0 एंड 2.0, सिर्फ दो वैल्यूज हैं जो यहाँ हमने ट्रेनिंग डेटा के अंदर ली हुई हैं। ओके, बट देन यू सी कि ये है बेसिकली एक्स ट्रेन। एक्स ट्रेन का मतलब क्या है कि ट्रेनिंग डेटा के अंदर जो फीचर्स हैं जो कि एक्स फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो देयर आर ओनली टू वैल्यूज हियर। सो सिमिलरली हमने y_train को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। y ट्रेन क्या होगा, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ट्रू आंसर्स करते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि 100 स्क्वायर फीट के घर की कीमत $3 लाख है और 200 स्क्वायर फीट के घर की कीमत $5 लाख है, फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं। सर दो ट्रेनिंग एग्जांपल्स हमने इसके अंदर दी हुई हैं, राइट। सो यू कैन प्रिंट दिस डेटा हियर। सो लाइक दैट्स 1 2 1 300 400। सो हमारे पास ट्रेनिंग एग्जांपल्स दो हैं। नेक्स्ट आप इसमें से एक एक ट्रेनिंग एग्जांपल पेयर को अलग अलग करके देख सकते हैं। तो लाइक यू हैव x1 y1 x2 y2। जब आप कंप्यूटर में इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो इंडेक्सेस 0 से रिप्रेजेंट होते हैं। सो इट विल बी x0 y0 एंड x1 y1। सो x0 क्या होगा 1 एंड y0 क्या होगा 300, राइट। So that's what you see here. अगर आप यहाँ I को 0 की बजाय 1 सेट कर देंगे तो आपको दूसरी ट्रेनिंग एग्जांपल नजर आएगी, that is 2 and 500. So we have already said that basically हम उनको पेयर कर देते हैं। So हमारे पास हर इनपुट के अगेंस्ट उसकी आउटपुट y से रिप्रेजेंट हो रही होती है, तो हम एक एक को इंडिविजुअली अलग अलग करके
देख सकते हैं. You can take the preview of this notebook later to figure out how it works. फिर हमने इन्हीं चीज़ों को प्लॉट किया हुआ है. हमने x ट्रेन को लिया जिसमें इनपुट्स हैं और y ट्रेन को लिया जिसमें आउटपुट्स हैं. इनपुट्स में हमें मालूम है कि दो वैल्यूज हैं 1 and 2 और आउटपुट्स में हमारे पास दो वैल्यूज हैं 300 और 500. ठीक है. हम स्कैटर प्लॉट के अंदर x ट्रेन को और y ट्रेन को वो प्लॉट कर देते हैं. राइट. सो बेसिकली जो x ट्रेन है वो x एक्सिस पे आएगा और जो y ट्रेन है वो y एक्सिस पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली. बाकी हमने टाइटल सेट कर दिया y लेबल और x लेबल और PLT शो. राइट. सो जब आप इसे शो करते हैं तो जाहिर है हमारे पास एक इनपुट 1 पे है, दूसरी इनपुट 2 पे है. राइट. तो हमें 1 नजर आ रहा है और 2 पे एक पॉइंट नजर आ रहा है. इनके अगेंस्ट जो 100 स्क्वायर फीट का या 1000 स्क्वायर फीट का घर है उसकी कीमत $3 लाख है. सो वो यहाँ पे नजर आ रहा है पॉइंट. और जो दूसरा घर है जो 2000 स्क्वायर फीट का है उसकी कीमत से $5 लाख है. सो वी हैव सिंपली प्लॉटेड दैट एज वेल. ओके. ओके. द नेक्स्ट थिंग इज कि हमें जब अपनी इनपुट्स का पता है तो आप जानते हैं कि इनपुट से आउटपुट प्रेडिक्ट कैसे करते हैं हम. हमें एक सादा सी इक्वेशन का पता है जो रिग्रेशन के लिए हमने इस्तेमाल की थी. वो इक्वेशन क्या थी? wx प्लस b. राइट. कि x तो आपको गिवन है, x की वैल्यू तो आप जाहिर है खुद से तब्दील नहीं करेंगे. x की वैल्यू जो गिवन है आप वही इस्तेमाल करेंगे. दो पैरामीटर्स हैं रिग्रेशन मॉडल के जिनको आप फाइन ट्यून कर सकते हैं, जिनकी वैल्यूज चेंज करके आप ये करने की कोशिश कर सकते हैं कि आपकी इनपुट से आउटपुट प्रोटेक्ट हो जाए. वो पैरामीटर्स कौन से हैं? w एंड d. राइट. सो w की वैल्यू भी आप अपनी मर्जी से पिक कर सकते हैं और b की वैल्यू भी आप अपनी मर्जी से पिक कर सकते हैं. राइट. सो फॉर एग्जांपल यहाँ हमने w की वैल्यू 200 पिक की हुई है, b की वैल्यू 300 रखी हुई है. और ये बात भी हमने की थी कि w और b की वैल्यू डिटरमिन करने का हमें कोई तरीका चाहिए. हम ये रैंडमली तो नहीं कर सकते. राइट. तो फिर ये तरीका क्या था कि हम एक रैंडम इनिशियलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम के ऊपर रिलाय करते हैं कि वो आइटरेटिवली इनके डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करके w और b की वैल्यूज को अपडेट करता रहता है लॉस फंक्शन कंप्यूट करने के बाद. राइट. और आहिस्ता आहिस्ता हम जो वैल्यूज हैं उनको अपडेट करके लॉस फंक्शन को कम से कम करते चले जाते हैं, यहाँ तक कि हमें कहीं किसी स्टेज पर जाके ग्रेडियंट की वैल्यू या तो बहुत कम मिलती है या ग्रेडियंट जीरो हो जाता है. इसका मतलब यह है कि हम मजीद लर्न करना छोड़ देते हैं और हम w और b की वैल्यू को इतना फाइन ट्यून कर चुके होते हैं कि अब उन्हें हमें मजीद चेंज करने की जरूरत नहीं होती या उन्हें मजीद चेंज नहीं किया जा सकता. ओके. सो यहाँ हमने w और b की वैल्यूज ली. राइट. और रिग्रेशन की इक्वेशन के अंदर जब आप इनको डालेंगे यहाँ हमने बेसिकली एक फंक्शन बनाया हुआ है कंप्यूट मॉडल आउटपुट. और कंप्यूट मॉडल के अंदर आपको क्या करना है? w इंटू एक्स प्लस b. आपको हर वैल्यू इसी इक्वेशन के जरिए प्रेडिक्ट करनी है. सो आपने उसको तीन इनपुट्स दी इस फंक्शन को w, x और b. राइट. और फिर आप देखें कि आप इसके अंदर क्या कर रहे हैं. पहले आपने मालूम कर लिया कि आपके पास ट्रेनिंग एग्जांपल्स कितनी है. Right. We know that m is that variable that we generally use to represent the number of training examples that we have, and m is 2 in this case. इस केस में हमारे पास कितनी ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं? 2. राइट. सो आप ये कैसे मालूम कर सकते हैं? ज़ाहिर ट्रेनिंग एग्जांपल्स आपकी बेसिकली x के अंदर है. राइट. आपने x वेरिएबल के अंदर को रखा हुआ है. ठीक है. और x वेरिएबल अगर आप उसको 2 डायमेंशंस में लें तो आप उसकी 0x वैल्यू को पिक करेंगे तो दिस विल टेल यू दैट द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द वेक्टर इज बेसिकली 2. तो आपको लेंथ उसकी चूंकि 2 डायमेंशंस में चला जाता है तो उसकी लेंथ आपको इससे मिल जाएगी व्हिच विल बी रिटर्निंग यू 2. राइट. सो आप m को असाइन कर देंगे x.shape 0. दिस विल टेल यू द नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स दैट यू हैव. देन आपने क्या किया? f w b को इनिशियलाइज किया. अब आपने वो इक्वेशन कैलकुलेट करनी है. ठीक है. आपने इसको इनिशियलाइज कर दिया एक वेक्टर को. इस वेक्टर का साइज कितना है? उतना ही जितनी आपके पास इनपुट्स हैं. जितनी इनपुट्स हैं उतना ही इसका आपने साइज रख लिया. ठीक है. और इसको इनिशियलाइज कर दिया जीरोस से. np डॉट जीरोस numpy का एक फंक्शन है जो गिवन साइज के मुताबिक आपको एक
वेक्टर रिटर्न कर देता है जो सारे का सारा जीरो से इनिशियलाइज होता है, राइट। तो m साइज यानी कि बेसिकली दो वैल्यूज को इनिशियलाइज करके आपको दे देगा और वो दोनों वैल्यूज क्या होंगी, जीरो, राइट। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, फॉर i इन रेंज m, i 0 से चलेगा, m की वैल्यू क्या है 2, तो i कितनी बार चलेगा, ये लूप कितनी बार चलेगा, 2 बार, 0 के लिए और 1 के लिए, 2 पे ये फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो रेंज में जो वेरिएबल लिखा होता है वहां तक लूप चलेगा, 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा और 2 के लिए फॉल्स हो जाएगा, यानी 2 बार चलेगा और 2 ही बार चलना चाहिए क्योंकि 2 ही वैल्यूज हैं, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, आप 0th ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, कैसे, आप x0 को मल्टीप्लाई करेंगे वेट से और उसमें ऐड कर देंगे b, राइट। तो ये आपकी पहली प्रेडिक्शन आ गई, राइट। फिर दूसरी ट्रेनिंग एग्जांपल जो होगी उसके अंदर जो x है उसको मल्टीप्लाई करेंगे w से और उसमें ऐड कर देंगे b। तो अब आपके पास दो जवाब आ गए, FWB at 0 एंड FWB at 1। अब आपको मालूम है कि ट्रेनिंग डेटा में आपके पास एक्चुअल वैल्यूज नोन थी, राइट, जो कि 300 और 500 थी, यानी $3 लाख और $5 लाख थी, और यहां आपने वेट्स से मल्टीप्लाई करके और b ऐड करके प्रेडिक्टेड वैल्यूज भी निकाल ली हैं। अब हमें ये मालूम नहीं है कि जो वैल्यूज हमने प्रेडिक्टेड निकाली हैं वो असल वैल्यूज से कितनी मैच करती हैं, क्योंकि यहां हम w या b को अपडेट करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, राइट। बट वंस वी डू वी विल सी कि जो हमने प्रेडिक्ट किया है वो एक्चुअल से कितना दूर है। लॉस फंक्शन किस चीज से आता है, एक्चुअल और प्रेडिक्टेड आंसर को कंपेयर करने से। तो जो लॉस फंक्शन आता है उसके मुताबिक फिर आप w और b की वैल्यूज को अपडेट करते हैं, जो इस वक्त हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं होंगे। तो आप ये वैल्यूज प्रेडिक्ट करते हैं और उनको रिटर्न कर देते हैं। ये फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, इस फंक्शन को हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूट मॉडल, हम इसको ट्रेनिंग डेटा देते हैं, वेट्स वेक्टर देते हैं और b देते हैं, राइट। और उसके बाद हम जो हमारे पास जवाब आते हैं उसको प्लॉट कर लेते हैं, ट्रेन डेटा और प्रेडिक्टेड आंसर जो हैं इनको प्लॉट कर लेते हैं, राइट। सो लेट्स सी व्हाट डज दिस प्लॉट लाइक गिव अस। सो फॉर एग्जांपल यू सी हियर कि आपने स्कैटर प्लॉट प्रिंट किया जो आपका एक्चुअल डेटा था उसका, वो तो वही है जो पहले था, 300 और 500, ठीक है। और उसके बाद आपने प्रेडिक्शंस आपने निकाली, यहाँ पे प्रेडिक्शन आपकी आ रही है 500 और 700, व्हिच इज नॉट व्हाट यू वांटेड। तो बेसिकली आपका फर्क कितना है, यहां से ये आपका एरर है और यहां से ये आपका एरर है, राइट। और आपका लॉस फंक्शन क्या करता है, प्रेडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस लेता है, उसका स्क्वायर करता है, उन तमाम वैल्यूज का सम लेता है और उसका मीन निकाल लेता है। तो उसको हमने कहा था दैट वाज आवर लॉस फंक्शन, दैट वाज नोन एज मीन स्क्वायर्ड एरर। और हमने कहा था कि ये फंक्शन कॉन्वेक्स है, इसके ऊपर जब आप ग्रेडियंट डिसेंट के जरिए पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन करते हुए w और b की वैल्यूज को एडजस्ट करेंगे तो आप अपना जो ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा है उसके अंदर उसे लोकेट कर पाएंगे, क्योंकि फंक्शन कॉन्वेक्स है। ओके, फिलहाल जो कि हम ये काम नहीं कर रहे, तो हमें ये नजर आ रहा है कि हमें वैल्यूज जो हमने w और b की सेट की हुई हैं, those are not the appropriate ones. Let us just change these values to, for example, 100. हम इसके इंटरसेप्ट को नीचे लेके जा रहे हैं, जो कि 300 पे होना चाहिए था, हम इंटरसेप्ट को 300 पे ले जाते हैं। And let's see if it works for us now. Now if you see, हमने उसका इंटरसेप्ट चेंज किया, वेट चेंज नहीं किया, वेट is still 200. So we are using 200 into the size of the house in square feet plus the intercept. So when we use 200 as w and 100 as intercept or b, we get the model that gives us true predictions for this particular case, right? Now you can imagine once you have lot of data, यहाँ तो सिर्फ 2 पॉइंट्स थे और आपने एक लाइन एग्जैक्टली फिट कर ली उनके ऊपर, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे रैंडम डेटा पॉइंट्स होंगे तो आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे जो तमाम पॉइंट्स को एग्जैक्टली टच कर रही हो। So there will be some kind of error
and you will be trying to minimize that error by fine tuning the values of w and d little by little, little by little, little by little, iteratively using gradient descent, right? Okay, so इसकी बेसिस के ऊपर आप predictions कर सकते हैं. Then let's go to the third notebook. यहाँ अब हम cost function पे चले जाते हैं. Cost function बेसिकली क्या है कि जो prediction आपने की है उस prediction को compare करके देखें actual value के साथ, right? अगर actual value और prediction का फर्क सिफर है, इसका मतलब है कि आपने true model learn कर लिया है. लेकिन अगर ये फर्क सिफर नहीं है, ज्यादा है, तो आपकी क्या कोशिश होगी कि आप अपने मॉडल को इस तरीके से अल्टर करें, इस तरीके से तब्दील करें कि ये वैल्यूज जो ये डिफरेंस है इन वैल्यूज का, एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू का, ये कम से कम हो जाए, राइट? और उसके लिए आप क्या चीज तब्दील कर सकते हैं? आप W और B की वैल्यूज को तब्दील कर सकते हैं. और उसके लिए हमने क्या तरीका फाइनली डिसाइड किया था कि हम और बाय हैंड ये नहीं कर सकते, हम हाथ से ये वैल्यूज तब्दील करके बार बार ट्राई नहीं कर सकते. हम एक एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हैं, जिस एल्गोरिथम का नाम है ग्रेडियंट डिसेंट, राइट? फिलहाल हम इस कॉस्ट फंक्शन को देखते हैं. सो लेट्स जस्ट व्यू दिस कॉस्ट फंक्शन. सो हमारे पास वही डेटा है 1 2 ट्रेनिंग में और 300 और 500 उनके जवाब में लेबल्स में, ठीक है? कॉस्ट फंक्शन हमें मालूम है, हम क्या करते हैं? प्रेडिक्शन करते हैं, प्रेडिक्शन और एक्चुअल का डिफरेंस लेते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, उन तमाम को सम कर लेते हैं, फिर उसको m से डिवाइड कर देते हैं, यानी उसका मीन ले लेते हैं, राइट? ओके, सो वी नाउ हैव दिस फंक्शन कंप्यूट कॉस्ट. इसको हम x भी दे रहे हैं, y भी दे रहे हैं, w भी दे रहे हैं और d भी दे रहे हैं. तो हम m यहाँ से मालूम कर लेते हैं x डॉट शेप से, और हमने कॉस्ट सम का एक वेरिएबल लिया जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया. तमाम ट्रेनिंग एग्जांपल्स के लिए हम प्रेडिक्शन करते हैं FWB = W × XI + B. इससे हमने लाइक अगर आपके पास 2 डेटा पॉइंट्स है तो i शुरू में 0 होगा, तो 0th के लिए प्रेडिक्शन कर ली, फिर 1 के लिए प्रेडिक्शन कर ली. फिर आपने क्या करना है? जो प्रेडिक्शन की है और जो एक्चुअल आंसर है, प्रेडिक्टेड आंसर क्या है? FWB, right? After the function defined on x, which is dealing with the parameters w and b. So this is the value that you have predicted using like wx + b formula. और ये है आपका true answer, right? आपने इनका डिफरेंस लिया और इसका कर लिया स्क्वायर, डिफरेंस लिया और उसका स्क्वायर कर लिया, और उसके बाद आपने क्या किया कि ये जो कॉस्ट आई आपके पास, आपने इसको एक वेरिएबल के अंदर इकट्ठा कर लिया. अब आप हर ट्रेनिंग एग्जांपल की प्रेडिक्शन जो है, उसका डिफरेंस जो है, उसका स्क्वायर करके कॉस्ट लेके उसको एक वेरिएबल के अंदर इकट्ठा करने जा रहे हैं. जब आपने तमाम एग्जांपल्स के डिफरेंस का स्क्वायर सम अप कर लिया, आखिर में आप क्या करेंगे? आप उसको 1/2m से डिवाइड कर देंगे. इफ यू रिमेंबर, तो बेसिकली अगर एवरेज लेनी हो तो हम सिर्फ उसे m से डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि हम उसे m से नहीं बल्कि 2m से डिवाइड करते हैं. 2 की फिलहाल कोई तुक हमने शुरू में कहा था कि नहीं बनती, लेकिन लेटर हमने देखा था कि जब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 2 चूंकि 2 से कैंसिल हो जाता है, तो दैट्स व्हाई इट्स अ हैंडी थिंग टू लाइक कीप 2 विद अस हियर. ओके, और फिर आप कॉस्ट यहां से रिटर्न कर देते हैं. कॉस्ट फंक्शन की इक्वेशन के बारे में भी हमने बात की थी कि बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर आपका एक्चुअल पॉइंट ये है और प्रेडिक्टेड पॉइंट ये है, तो ये आपका डिफरेंस है, और आपने हर पॉइंट का डिफरेंस लेना होता है, फिर उसका स्क्वायर करना होता है और उनको सम अप करना होता है. और जो आपका लॉस फंक्शन है उसकी शक्ल कैसी थी? इट वाज लाइक बॉल शेप फंक्शन, राइट? सो बेसिकली x एक्सिस पे हमने w को लिया, y एक्सिस पे हमने लॉस फंक्शन को लिया, और हमने ये देखा कि w की वैल्यूज को चेंज करने से लॉस फंक्शन की वैल्यूज के ऊपर फर्क पड़ता है, राइट? और एक पॉइंट ऐसा है जहां पे लॉस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, एंड दैट इज द पॉइंट दैट वी आर सर्चिंग फॉर. हमें w की वो वैल्यू तलाश करनी है जहां पे हमारे लॉस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम हो जाए, राइट? सो लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस केस, जब w की वैल्यू 1 होती है तो हमारा लॉस फंक्शन
मिनिमाइज होता है। मुख्तलिफ डेटा के लिए मुख्तलिफ सिचुएशंस में W की मुख्तलिफ वैल्यूज पे हमारा फंक्शन ऑप्टिमाइज हो रहा होगा, राइट? ओके, सो वी प्लॉट these functions and like this is like interactive plot that will be telling us अगर आप इसको देखें तो लाइक यहाँ पे हम बेसिकली इसकी वैल्यूज 100 लेके प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू नीचे आ रही है इसमें, ठीक है? यहाँ पे W की वैल्यू 100 ली हुई है हमने, तो हमारे एक्चुअल पॉइंट्स ये हैं और हमारे प्रेडिक्टेड पॉइंट्स ये और ये हैं, राइट? और W की वैल्यू हमने इस वक्त दी हुई है 100, और यहाँ बेसिकली आपको इस बार में ये फैसिलिटी दी गई है कि आप इसको थोड़ा सा चेंज करके यहीं पे चेक कर सकते हैं। So the value of W is, for example, 150 here at this point, right? मैं W की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसी केस से मैंने इसको 190 कर दिया। You see 190 करने से आपका लॉस जो था वो यहाँ से यहाँ आ गया, almost down here, and the point are getting near. It's 190 now. At 200, this will get exactly where we want it to be, right? अगर हम इसे 200 से बढ़ा देंगे तो ज़ाहिर वैल्यूज ऊपर चली जाएंगी, एंड इन दिस केस द ग्रेडियंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, इट इज इंक्रीजिंग हियर, राइट? सो द लॉस इज इंक्रीजिंग एज वेल. Similarly, if we decrease it to like 80-90, we see that this is the difference that we see and the loss is here. So अब 90 से बढ़ाते जाएंगे, ये लॉस फंक्शन नीचे आता जाएगा, 200 पे जाके ये एग्जैक्टली मिनिमम हो जाता है. 200 से बढ़ा देंगे ये फिर आगे चला जाएगा, बढ़ने लग जाएगा. हम 200 पे जाके कैसे रुक जाएंगे? क्योंकि 200 पे जब जाएंगे तो ग्रेडियंट 0 आएगा. इसका मतलब ये है कि W की वैल्यू में मजीद तब्दीली फिर नहीं आ रही होगी, राइट? इसी फंक्शन को फिर आगे आप 3D के अंदर व्यू कर सकते हैं जब आप B को इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं. और यहाँ हम इस फंक्शन के ऊपर ग्रेडियंट डिसेंट को भी परफॉर्म करके देखते हैं कि ग्रेडियंट डिसेंट कैसे काम करता है इसके लिए. सो अगेन वी हैव द सेम डेटा, we haven't changed anything as far as our data is concerned. We are using the same features 1 and 2 and the same labels 300 and 500, right? और ये हमारा कॉस्ट फंक्शन है जो पहले हमने लिखा हुआ था. और अब हम ग्रेडियंट डिसेंट की बात करते हैं. ग्रेडियंट डिसेंट बेसिकली क्या करता है? सो बेसिकली हम कहते हैं कि हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है वो 2 फेजेस में काम कर रहा होता है. उसका एक स्टेप 2 फेजेस में मुश्तमिल होता है. एक फेज को हम कहते हैं फॉरवर्ड प्रोपेगेशन, राइट, या फॉरवर्ड पास, और एक स्टेप उसके अंदर जो दूसरा परफॉर्म हो रहा होता है उसको हम कहते हैं बैकवर्ड प्रोपेगेशन. तो पहले हम क्या करते हैं? हम इनपुट लेते हैं, अपनी इक्वेशन की मदद से उसका जवाब निकालते हैं, यानी हम W को X से मल्टीप्लाई करते हैं. हमारे पास नंबर ऑफ फीचर इस वक्त तक एक ही है. अगर एक से ज्यादा फीचर होंगे, फॉर एग्जांपल अगर 2 फीचर है तो W भी 2 होंगे, अगर 3 फीचर है तो W भी 3 होंगे, यानी हर फीचर का वेट अलग अलग होगा. फिलहाल हम सादा केस कंसिडर कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास फीचर सिर्फ एक ही है, तो हम X को W से मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें B ऐड करते हैं. उससे क्या मिलता है हमें? प्रेडिक्टेड आंसर, राइट? ये हमारा फॉरवर्ड स्टेप हो गया, हमने प्रेडिक्टेड आंसर निकाल लिया. प्रेडिक्टेड आंसर निकालने के बाद हम क्या करते हैं? हम उसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल आंसर से. एक्चुअल आंसर से जो डिफरेंस आता है इससे हम कंप्यूट करते हैं लॉस. अपना कॉस्ट फंक्शन निकालते हैं. तमाम ट्रेंडिंग एग्जांपल्स के ऊपर जब हम ये काम कर लेते हैं तो हमारा लॉस फंक्शन हमारे सामने आ जाता है, जिसमें हम सब डिफरेंसेस का स्क्वायर करके सम करके उसका मीन ले चुके होते हैं, ठीक है? अब हमने क्या करना होता है? अब हमने डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने होते हैं. अब हम बैकवर्ड चलते हैं और इन क्वांटिटीज के डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते हैं. यानी मैं W का भी डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है और B का भी डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है. हमें लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू ऑल द पैरामीटर्स, विद रिस्पेक्ट टू W एंड विद रिस्पेक्ट टू B. हम W के एतबार से भी लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं और B के एतबार से भी लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं. जब हम ये डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर हम W या W's और B की वैल्यू को अपडेट करते हैं.
यूजिंग दिस इक्वेशन हम कहते हैं कि W में से आप अल्फा टाइम्स द वैल्यू ऑफ दिस डेरिवेटिव सबट्रैक्ट कर दें। सिमिलरली B में से भी अल्फा टाइम्स द वैल्यू ऑफ दिस डेरिवेटिव सबट्रैक्ट कर दें। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप ये कह रहे हैं कि W और B की वैल्यूज थोड़ी थोड़ी तब्दील करें, और ये तब्दीली किस डायरेक्शन में हो रही होगी? जिस डायरेक्शन में हमारा लॉस फंक्शन कम हो रहा होगा। अगर हम फॉर एग्जांपल राइट साइड में है तो ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा, सबट्रैक्शन हमें नीचे की तरफ लेके आएगी, और अगर हम लेफ्ट साइड में है तो ग्रेडियंट नेगेटिव होगा, और नेगेटिव वैल्यू को जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे वैल्यू आगे की तरफ जाएगी। सो हम दोनों केसेस में इधर हैं तो भी मिनिमम की तरफ आ रहे होंगे, और इधर हैं तो भी मिनिमम की तरफ आ रहे होंगे, राइट? सो दीज आर द स्टेप्स दैट वी अल्टीमेटली नीड टू परफॉर्म ओवर इट। सो यहाँ हमने ये ग्रेडियंट्स कंप्यूट किए हुए हैं, and we just see the gradients here. For example, at different points you can see the gradients for this particular case. कि आपके पास मुख्तलिफ वैल्यू के लिए ग्रेडियंट, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ग्रेडियंट -250 आ रहा है, यहाँ पे ग्रेडियंट 250 आ रहा है। बेसिकली यू नो व्हाट इज ग्रेडियंट, कि किसी भी पॉइंट के ऊपर आप एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट, और फिर आप उसकी स्लोप निकालते हैं। स्लोप इज लाइक हाइट डिवाइडेड बाय द बेस, जो लेंथ होती है उसकी, राइट, उससे आपको उसकी स्लोप मिलती है। So like this is like -250, this is 250. So this, in this case you will be subtracting -250, so it will be getting added, so you will be going in this direction. और अगर आप यहाँ पे हैं तो इस केस में ये subtract करेंगे तो like आप W की वैल्यू को घटा रहे होंगे। अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप इस पॉइंट पे आ जाएं, और इस पॉइंट पे आपका ग्रेडियंट क्या होगा? 0, क्योंकि स्लोप 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि W की वैल्यूज मजीद अपडेट नहीं होंगी, राइट? That's the only thing that you need to know about like calculus or derivative. We don't really be interested in calculating derivatives in this course in any way, but we should know that okay, we use derivative at some point to know the direction or the gradient. We multiply it with the learning rate and take the steps in the right direction so that we can optimize the loss function. So I'll share these notebooks, go through these notebooks and see how do they carry out the requisite steps. And for now we are like going to start the content from the second week of the course. So far we have discussed linear regression involving one variable. For example, हम size of the house को input के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे, एक ही variable को, और हम predict कर रहे थे price of the house को, ठीक है? अब हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स की तरफ चले जाएंगे कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फीचर्स, एक से ज़्यादा इनपुट्स, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स दस्तयाब हैं तो उनकी बेसिस के ऊपर हम किसी क्वांटिटी को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, राइट? सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट मल्टीपल फीचर्स. So from one feature where we had only size of the house in square feet, and we could use this simple equation Wx plus B to calculate or predict the price of the house, we will now be shifting to a scenario where we have more than one features or more than one variables. Just suppose कि हमारे पास जहाँ पहले सिर्फ size of house in square feet था, अब in addition to that हमारे पास number of bedrooms, number of floors and age of the house in years ये भी available. हमें मालूम है कि जो घर है उसमें बेडरूम्स कितने हैं, उसमें फ्लोर्स कितने हैं, और वो कितने साल पहले कंस्ट्रक्ट किया गया था, राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हमारे पास एक ही x था, अब हमारे पास मल्टीपल x हो गए, राइट? So to represent these multiple features, we will be saying that okay, let's use the subscript. So we will be saying that the first feature is x1, the second one is x2, the third one is x3, and the fourth one is x4. हम सबको इस तरीके से represent कर देते हैं, 1 2 3 4 नंबरिंग कर देते हैं, right? So we will be saying that okay, like n, which is the number of features, is equal to 4, and remember m represents the training examples. यानी इस यहाँ पे कितनी रोज हैं ये m represent कर रहा होगा, और फीचर्स कितने हैं इस केस में, कितने हैं? 4. So we will be representing the number of features with the variable n, right? So n is 4 in this case, right? So now we can say that x
j is the jth feature. For example, x1 is the first feature, x2 is the